की जा सके। मशीन खुदाई करके पाइप बिछाने के लिए रास्ता बनाएगी। ख्याल किया जाता है कि इसमें भी 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग सकता है। सुरंग का दौरा करने की वाले डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी ने कहा था कि फंसे हुए मजदूरों को आज रात या कल तक रेस्क्यू किया जा सकता है। देखिए, अभी मैं टनल के अंदर गया था और उसमें हमारे वर्कर्स से एसडीआरएफ के द्वारा और हमारे द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है। 10 बजे आज सुबह उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है और वो सभी लोग सेफ एंड साउंड हैं। उनके लिए जो भी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो की जा रही है। कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी सीएमओ साहब के द्वारा अभी की गई है और उनको दवाई भी भिजवाई जा रही है। जहाँ तक रेस्क्यू की बात है, पाइप पुशिंग इज अबाउट टू स्टार्ट। ये अभी प्रारंभ होने वाली है प्रक्रिया। उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और हम अपने शेड्यूल के अनुसार ही प्रोग्रेस कर रहे हैं और होपफुली जल्दी ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सर, ऐसे भी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि वहाँ कुछ लोगों को वोमिटिंग की शिकायत हो रही है। देखिए, अभी प्रिकॉशनरी हम कुछ जैसे ORS हो गया, कुछ वॉमिटिंग की टैबलेट्स हो गई, कुछ हेडेक की टैबलेट्स हो गई, क्योंकि वो लोग एक कन्फाइंड जोन में है। हालांकि कन्फाइंड जोन काफी बड़ा है, पर फिर भी एक कन्फाइंड जोन है, तो उसके लिए हम मेडिकल टीम के साथ बातचीत करके, उन लोगों के साथ बातचीत करके और एसडीआरएफ के साथ बातचीत करके जो भी प्रिकॉशनरी दवाइयों की आवश्यकता है वो हम भिजवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में नेशनल हाईवे 58 पर एक होलनाक सड़क हादसा जिसमें 6 अफराद हलाक हुए हैं। सड़क हादसा तेज रफ्तारी के बाद पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद कार में सवार तमाम 6 अफराद मौके पर ही जामबाग हो गए। जामबाग होने वाले तमाम अफराद दिल्ली की रिहायश बताए जाते हैं, जो कि खरीदवार जा रहे थे। मामले की इत्तला मिलती ही मकामी पुलिस राहगीरों के साथ मौके पर पहुंच गए और अगरचे तमाम जख्मियों को पहले अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, तमाम अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने तमाम जख्मियों को मुर्दा करार दिया था। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। साहब, हमें पता लगा कि हम यहाँ से रामपुर चौराहे पर गाड़ी उतारने आए थे और हमें पता लगा वहाँ एक्सीडेंट हुआ, तो हम पहुंचे वहाँ पर मौके पर। किस समय की घटना थी? ये ऐसी थी भाई 4 बजे की। क्या देखा आपने वहाँ से भाई? मंजर था उस समय? यह गाड़ी पूरी की पूरी बस सारी की सारी गाड़ी के नीचे पड़ी हुई थी। अच्छा, कितने लोग थे इसमें 6 आदमी थे भाई। किस तरीके से उन्होंने निकाला? 6 आदमी थे। इसमें काट का गाड़ी काट दिया खिड़की। अच्छा, कोई जिंदा था या सभी लोग मर चुके थे? नहीं भाई, सारे मर चुके, मौके पर ही सारे मर गए थे। कैसी? आज प्रातः करीब 4 बजे मुजफ्फरनगर से हरिद्वार जाते हुए एक ट्रक था जो पंजाब नंबर का था और एक सियाज कार जो दिल्ली नंबर की थी और शाहदरा के संभवतः उसमें रहने वाले 6 व्यक्ति थे और वो कार जो है वो ट्रक के पिछले हिस्से में काफ़ी जोर से टकरा गई। पूरी कार अंदर घुस गई ट्रक के बीच में। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने क्रेन की मदद से और जन सहयोग से उसको निकलवाया। सभी लोग मृत अवस्था में निकले थे, लेकिन फिर भी सबको जिला अस्पताल भिजवा के और फिर चेकअप करा के जब डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया तो परिवार वालों को सूचना दी गई है। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों की मौत हुई? 6 लोगों की मृत्यु हुई। कहाँ से थे? ये लोग शाहदरा दिल्ली के रहने वाले थे और अभी नाम ज्ञात नहीं हुए, इसमें चल रही है कार्रवाई। नाम ज्ञात होती है अब। हाँ, एक परिवार को बता दिया गया। परिवार को बता दिया। क्या कारण सर? ये तो तेज गाड़ी ही लग रही है कि काफ़ी तेज गाड़ी थी और चूंकि वहाँ कर्व है और संभवतः नियंत्रण नहीं कर पाए गाड़ी पे, ओवर स्पीड के कारण यह हादसा हुआ। रामपुर के बिलासपुर थाना में दिन दहाड़े कत्ल की वजह से इलाके में कोहराम मच गया है। इतला मिलते ही पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया और कानूनी और तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए लाश को लवाकीन के हवाले किया गया है। कत्ल के हवाले से पुलिस सुपरिंटेंडेंट का कहना था कि मकतूल के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज है और गुंडागर्दी का मुकदमा भी दर्ज है। उन्होंने कहा कि मकतूल पार्टी में आया था और उस पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया गया। सर, बिलासपुर क्षेत्र में घटना हुई थी, क्या था पूरा मामला? थाना बिलासपुर में एक आपराधिक व्यक्ति था, उसके विरुद्ध मर्डर का भी मुकदमा था और कैंसर में भी वो जेल गया है। कुछ
उसकी आज दिन में एक दावत के दौरान हत्या कर दी गई। जो अभी तक ज्ञात हुआ है कि जिसका उसने मर्डर किया था पहले 2021 में, उन्हीं के परिजन का नाम आ रहा है। पुलिस हमेशा कबालियों को सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा है। कांग्रेस जो भी वादे करती है वो कभी पूरा नहीं करती। पिछली बार ये लोग हुकूमत बनने के 1.5 साल बाद तक कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं कर सके। दूसरी तरफ बीजेपी है जो अपने वादों से ज्यादा करने की कोशिश करती है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा। आप याद रखिएगा, कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। आपको याद होगा, पिछली बार कर्ज माफी का वायदा सरकार बनने के 1.5 साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में ही पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। आप हमारा कोई भी घोषणा पत्र देख लीजिए, क्या कभी भी हमने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाएंगे? लिखा था कहीं? कहीं नहीं लिखा। लेकिन हमारे दिल में आपकी जगह है, और इसलिए जब मौका आया तो भाजपा आदिवासी गौरव को मान देती है, आपकी भावनाओं को समझती है, और इसलिए एक आदिवासी बेटी, गांव में पैदा हुई बेटी, गरीब परिवार में पैदा हुई बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है और देश का नेतृत्व कर रही है। अब देखिए, ये कांग्रेस वाले छत पर चढ़ करके चिल्ला रहे थे कि कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। कांग्रेस वाले ये भी कहते थे कि 3 तलाक के खिलाफ कानून तो बन ही नहीं सकता। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। अरे करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है। ये नर्मदा का पानी पी करके बड़ा हुआ है, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दुष्यंत कुमार गौतम, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भाजपा ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के झारखंड के दौरे पर गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए कहा कि वजीर-ए-आजम का विजन मुल्क के हर एक शहरी को फायदा पहुंचाना है, और हिजबी इख्तिलाफ वजीर-ए-आजम के इस विजन से ही काफी खौफजदा है। विपक्षी घबराहट है जब हम कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन करा दो, क्योंकि हर समय इलेक्शन चलता रहता है, दूसरा जारी होती है, विकास रुकता है। नहीं माने थे जब वैसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। आज क्या झारखंड का विकास रोक दें क्या? 2 महीने चुनाव चलेगा, 2 महीने विकास रोक दें क्या? उसके बाद कोई अन्य चुनाव शुरू होगा? तो इसका कहना कोई तात्पर्य नहीं होता। प्रधानमंत्री लगातार सर्वग्राही विकास कर रहे हैं
सर्वस्पर्शी से विकास कर रहे हैं। और किसी महापुरुष के लिए कार्य करना, किसी के नाम पर कार्य करना कोई पाप नहीं है। उनकी तिथियां निर्धारित होती हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं ओबीसी का प्रधानमंत्री है, वो ज़्यादा चिंता करेंगे, ज़्यादा सांसद हमारे हैं। इन लोगों के जो फूट डालो राज करो वाला काम कर रहे हैं, इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। हमने सामाजिक समीकरणों को ही नहीं, सामाजिक में सबकी भागीदारी हो इसको देखते हुए एसटी की प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, ओबीसी के एसटी के राष्ट्रपति बनाया हुआ है, ओबीसी के प्रधानमंत्री बनाया, पहले एससी के राष्ट्रपति थे। हम सभी समाज के सभी लोगों को, आज जिन महिलाओं को ये उत्पीड़न करते थे, आज महिलाओं को हमने कानून में भागीदारी के लिए 33% आरक्षण दिया है। आगे से कानून अपने लिए वो बनाएंगे। तो इनकी जो जमीन खिसक चुकी है, या दाएं बाएं की बातों को कर कर कहीं ना कहीं अपने आप को ही डेमोरलाइज बना जो दिखता है इनका, वो दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कोई भी ऐसी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमने लोगों की सुरक्षा की है, हमने आतंकवाद से सुरक्षा की है, हमने कोरोना से सुरक्षा की है, हमने बेघरों को शौचालय दिए, मकान दिए हैं और उनके लिए पानी दिया है। जो कांग्रेस सरकार महंगा वो गरीबी हटाओ का नारा देती रही थी, आज तक कुछ किया है क्या? कभी दलित का कार्ड खींचती थी, कभी मुस्लिमों को संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, ऐसे बड़े बड़े बहाने बनाकर आज ओबीसी पे आ गई है। तो मुझे लगता है कि ये वो गैंग है जो देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला गैंग है, जो जातिवाद प्रथा में बांट कर। मध्य प्रदेश के रतलाम में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहले हिंदुस्तान के बारे में ये तासुर था कि ये एक कमजोर मुल्क है, गरीबों का मुल्क है, लेकिन गुज़िस्ता 9.5 सालों में ये बदल गया है। अब जब हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म पर बात की जाए तो हिंदुस्तान अब दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। पहले आपके गांव का, दूर दराज का कोई रिश्ते नाते का व्यक्ति विदेशों में गया होगा बहनों भाइयों, उससे पूछिए भारत के बारे में क्या धारणा थी। भारत के बारे में धारणा थी भारत एक कमजोर भारत है, भारत ये गरीबों का भारत है। 9 साढ़े 9 वर्षों में दुनिया में यह धारणा बदल गई है। आज भारत को कमजोर भारत नहीं माना जाता। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था, लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे। लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है बहनों भाइयों, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत रही है। भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा है। और इतना ही नहीं, धन दौलत के मामले में जीडीपी से सकल घरेलू उत्पादन, एक दूसरी भाषा में कहें अर्थव्यवस्था का आकार, पहले भारत 11वें स्थान पर खड़ा था दुनिया में। आपको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों कि आज भारत जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। 9 साढ़े 9 वर्ष में कांग्रेस आपने क्या किया कुछ ऐसा? 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर मोदी जी ऐसे शख्स ने प्रधानमंत्री बनने के साथ भारत का कद सारी दुनिया में इतना ऊंचा कर दिया, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी इतना ताकतवर बना दिया कि भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर। इधर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के वजीर आला से कहा कि भाजपा ने अवाम से जितना भी पैसा लूटा है आप उतना पैसा अवाम की जेबों में डाल देंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में दान की सही कीमत देने का वादा किया था और आज दान 2800 रुपए फी क्विंटल में दस्तयाब है और इंतखाबात के बाद ये 3200 रुपए फी क्विंटल में दस्तयाब होगा। छत्तीसगढ़ में वही बात मैंने चीफ मिनिस्टर से कही, जितना पैसा इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से लूटा है उतना पैसा आप छत्तीसगढ़ के किसानों को दोगे, ये मैंने कहा। हमने वायदा किया था धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, गारंटी कर दी हमने। चुनाव के एकदम बाद 2500 रुपए प्रति क्विंटल उनका दाम हो गया। आप जानते हो छत्तीसगढ़ में दाम क्या है आज? नहीं 2640 नहीं, आज 2800
और चुनाव के बाद 3,200। मजदूरों को 10,000 रुपए मिलते हैं मजदूरी के लिए सरकार से। हमारी सोच, जब तक हम जनता की जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक अर्थव्यवस्था चालू नहीं होती। मध्य प्रदेश में आप किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, ये जवाब मिलता है, कुछ नहीं करते। मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कहते हैं यहां हमने 500 कारखाने खोले हैं। एक दिखा दो मुझे जो कारखाना खोला हो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, शिवराज चौहान जी ने। मैं देखना चाहता हूं कहां है ये कारखाना, एक भी नहीं है। अभी यहां स्टेज पे मुझे बताया गया 1700 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए। आप तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। इनके भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चला गया। उधर मध्य प्रदेश के मोरनिया में एक जुलूस से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आला और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने कहा है कि ये इलेक्शन मध्य प्रदेश के मुस्तकबिल के लिए है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज नौजवानों का मुस्तकबिल है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। अगर उनका अपना मुस्तकबिल तारीख है तो वो मध्य प्रदेश का मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे। ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। कैसा प्रदेश बना दिया, एक चौपट प्रदेश। जगह जगह मैं जाता हूं, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था चौपट, किसान चिल्ला रहे हैं खाद के लिए, कोई बिजली के लिए चिल्ला रहा है, नौजवान रोजगार के लिए चिल्ला रहे हैं। ये आज ऐसा प्रदेश बना दिया। और विकास किसका होता है? भ्रष्टाचार का, घोटालों का और कमीशन का। ये आज आप सबके सामने है। इसलिए मैं कहता हूं कि कैसा प्रदेश आप चाहते हैं, आप कैसा प्रदेश आगे आने वाले पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है नौजवानों का भविष्य। आज का नौजवान में एक तड़प है, उठेगा नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, व्यवसाय का मौका और अपने हाथों को काम चाहता है। यही है हमारा नौजवान। आज 1 करोड़ लोग, आज 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की, हमारे इस पीढ़ी की। यही नौजवान निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का भविष्य। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा, कैसा निर्माण होगा? हमारे मुरैना का कैसा निर्माण होगा? मध्य प्रदेश का कैसा निर्माण होगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। और शिवराज सिंह जी हर 10 महीने कहते हैं 1 लाख लोगों को मैं भर्ती कर रहा हूं। ये सुना ना? हर 11 महीने कहेंगे 1 लाख लोगों को। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, शिवराज सिंह जी आप जो रिक्त पद है उनको भर दीजिए, जो बैकलॉग है उसको पूरा कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के अपने दौरे के तीसरे दिन सुबह पूजा और बाद में एक अवामी दरबार लगाया है और मुतासरा शिकायत कुननगान की शिकायतें सुनी। कुछ लोग जमीन का मसला लेकर आए थे तो कुछ सेहत का मसला। वज़ीर आला ने हर चीज को बड़ी तवज्जो से सुनकर उसे हल करने की लोगों की यकीन दहानी कराई है। इस दौरान जिला के तमाम अफसरान भी मौजूद थे। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अफसोस की बात है कि आज जब दिल्ली के लोग आलूदगी के मसले से मुश्किलात के शिकार हैं, दिल्ली हुकूमत की लापरवाही की वजह से
तिजारती गाड़ियों से 710 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल हुकूमत ने विजन से काम किया होता तो वो इस रकम को दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों को बेहतर बनाने और सड़कों के किनारे दरख्त लगाने में इस्तेमाल कर सकती थी, जिससे धूल की आलूदगी कम हो जाती। और अगर दिल्ली हुकूमत चाहती तो इस रकम से मस्तूई बारिश करवाकर दिल्ली के लोगों को कुछ राहत फराहम करा सकती थी। पूरी दिल्ली प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनकी लापरवाही का एक नया नमूना मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में आने वाले कमर्शियल व्हीकल से पॉल्यूशन सेस के रूप में पैसे लिए जाते हैं और वो पैसा जो इनके पास जमा हुआ वो 1481 करोड़ रुपए। और हैरानी की बात यह है, दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नजर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ने जमुना घाट का दौरा किया, जहां उन्होंने छठ घाट का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो बयानबाजी छोड़कर आलूदगी को खत्म करने के लिए ठोस इकदाम उठाए ताकि दिल्ली की आवाम को राहत मिल सके। पूजा समिति अपने खर्चे से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यहाँ काम कर रही है और मुझे बताया गया है कि एमसीडी वाले भी आज आए हैं और इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अब छठ पूजा के लिए क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए, मेरी समझ से तो बाहर की बात है। ये सरकारें चाहे वो केंद्र की है चाहे दिल्ली की है, कोरी बयानबाजी देके अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। इससे मामूली कटसी क्या हो सकती है कि हरियाणा से कह देते कि कुछ एडिशनल पानी छोड़ दो। हम अपनी सरकार के समय 10 दिन पहले जो है हरियाणा से जो है पानी छोड़वाना शुरू कर देते थे। जब छठ पूजा आती है ये किश्ती पे चढ़ जाते हैं और उसके 1 साल बाद नजर नहीं आते, 1 साल बाद फिर किश्ती पे नजर आते हैं, बीच में कोई काम नहीं करते। मेरा तो दोनों से निवेदन ये है कि कोरी बयानबाजी छोड़िए, काम करना शुरू करिए। नाज़रीन, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहे। सईद फारूकी के साथ देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।